जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। इन रियासतों में ज़्यादातर आसानी से भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्हें भारत में शामिल करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इनमें 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्हें भारत में विलय करने में सरदार पटेल को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी, और वो रियासतें थीं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्हीं रियासतों में हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब भारत धन की कमी से जूझ रहा था तो इन्होंने ही 5000 किलो यानी 5 टन सोना देकर भारत के प्रति अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था। मीर उस्मान अली इतने अमीर थे कि टाइम मैगजीन ने इन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था और अपनी मैगजीन के कवर पर जगह दी थी। तो क्या सच में इतने अमीर थे हैदराबाद के निजाम, और क्या सच में 5 टन सोना निजाम ने भारत के रक्षा कोष में जमा करवाया था, जिसकी कीमत उस वक्त 1600 करोड़ रुपए के करीब थी। जानेंगे मीर उस्मान अली का पूरा इतिहास, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इसी तरह के हिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। मीर उस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। निजामों ने लगभग 300 सालों तक हैदराबाद पर राज किया था। बाबर, जिसने समरकंद से भारत में आकर मुगल राज की स्थापना की थी, उन्हें मुगलों के नाम से जाना जाता है, लेकिन समरकंद से मुगलों के अलावा आसफ जहाँ भी आए थे, जो कि मुगलों के अधीन हैदराबाद रियासत के गवर्नर थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत बिखरने लगी थी। इसके बाद आसफ जहाँ के वंशजों का, जिन्हें निजाम कहा जाता था, हैदराबाद पर शासन हो गया था। देश जब आज़ाद हुआ उस समय उस्मान अली खान निजाम थे, जिनकी अमीरी के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थे। इनकी अमीरी के बारे में कुछ ऐसी बातें प्रसिद्ध हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक सकते हैं। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के पास कुल राजस्व 1 अरब डॉलर के करीब था, जबकि निजाम के पास 2 अरब डॉलर्स की कुल संपत्ति थी। टाइम मैगजीन ने फरवरी 1937 में उन्हें कवर पेज पर जगह दी थी और उन्हें उस समय दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बताया था। ब्रिटेन के ही एक अखबार था इंडिपेंडेंट ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 6वें नंबर पर रखा था। निजाम इतने धनवान थे कि वो 1340 करोड़ के हीरे को पेपर वेट की तरह से इस्तेमाल किया करते थे। साल 1912 में ही उनके पास 50 रोल्स रॉयल गाड़ियां थीं। ये भी कहा जाता है कि निजाम की संपत्ति अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 2% थी। निजाम के महल में 6000 के करीब लोग काम करते थे। डेक्कन की एक रिपोर्ट के अनुसार निजाम की 3000 के करीब पत्नियां थीं। हालांकि निजाम के बारे में चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता रहा है, फिर भी निजाम के महल में 100 से अधिक औरतें थीं। निजाम के 86 बच्चे और 104 पोते पोतियां बताई जाती हैं। आज़ादी के समय में जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद पर कब्जा कर लेगा, तो निजाम ने 1 मिलियन यूरोस की रकम लंदन के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में जमा करवा दी। 2019 में लंदन के उस बैंक में जमा किया गया पैसा बढ़कर 35 मिलियन यूरो हो चुका था। वो बैंक अकाउंट पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के नाम पर था, जिस पर भारत, पाकिस्तान और निजाम के वंशज दावा करते हैं। लंदन के बैंक ने वो पैसा कोर्ट के फैसले के बाद ही किसी को देने का निर्णय लिया था। 2019 में यूके की एक अदालत ने फैसला दिया कि ये पैसा भारत में निजाम के वंशजों को दिया जाएगा और पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी था। अब ये पैसा निजाम के पोते नजफ अली खान और भारत को दिया जाएगा। निजाम की अमीरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निजाम ने अंग्रेज़ों को नौसैनिक जहाज और 2 रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन भी दिए थे। आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बहुत सी जंगें हो चुकी हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में भारत की जीत हुई थी, लेकिन पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध और बाद में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण भारत की आर्थिक हालत खराब होने लगी थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय रक्षा कोष बनाया था।
शास्त्री जी ने रेडियो के माध्यम से लोगों से अपील की कि वो इस कोष में धन जमा कराएं। शास्त्री जी के उस भाषण को निजाम भी सुन रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस अपील को सुनने के बाद बिना देरी किए शास्त्री जी को हैदराबाद आने का निमंत्रण भेज दिया। 11 दिसंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद पहुंचे। उन्हें बेगमपेट एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए निजाम खुद आए थे। इसके बाद निजाम ने शास्त्री जी को 5 बक्से सोना, जो कि लगभग 5000 किलो सोना बताया जाता है, वो सौंप दिया। इसके बाद जब एक दिन शास्त्री जी ने उनसे हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने अपने खाली बक्सों के बारे में पूछ लिया और कहा कि वो उनके पुश्तैनी बक्से हैं। हालांकि बहुत से अखबारों और मीडिया ने इस बारे में लिखा है कि निजाम ने 5 टन सोना देश के लिए दे दिया था, लेकिन द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि निजाम ने 5 टन सोना नहीं दिया था, बल्कि उस समय निजाम ने 425 किलोग्राम सोना गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, जिसकी उस समय कीमत 50 लाख के आसपास थी। तो निजाम के बारे में दूसरी बहुत सी बातों की तरह से इसे भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन निजाम ने गोल्ड इन्वेस्ट किया था, जिसका जिक्र शास्त्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग में भी किया था। शास्त्री जी ने कहा था कि उन्होंने सोने की मोहरें दी हैं जिन्हें हम पिघलाना नहीं चाहते और एंटीक आइटम्स होने की वजह से उन्हें विदेशी बाजारों में बेचा जाएगा ताकि ज़्यादा दाम मिल सके। इस तरह उस वक्त मीर उस्मान अली ने देश के लिए अपना फर्ज निभाया था। उस्मान अली के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक कंजूस इंसान थे, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो सादा जीवन जीना पसंद करते थे, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने एक ही टोपी को 35 सालों तक पहने रखा था। वो अपने मोजे खुद सीलते थे और पैबंद लगे हुए कपड़े भी पहन लिया करते थे, पर लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब उनकी मौत हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख लोग शामिल हुए थे। अंतिम यात्रा के समय 5 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और हैदराबाद की सड़कें और फुटपाथ पर चूड़ियां ही चूड़ियां बिखरी हुई मिली थी। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच गई थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की थी। निजाम ने अपने किसी बेटे को अपना वारिस नहीं बनाया था, बल्कि अपने नाती मुकर्रम जहां को वारिस घोषित किया था। मुकर्रम जहां तुर्की के इस्तांबुल में रहते हैं और उनकी शादी पूर्व मिस तुर्की से हुई थी। तो दोस्तों, ये थी उस्मान अली की पूरी कहानी। अगर आप हैदराबाद के भारत में विलय की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।